ये कहानी एक मीडिवल इसेकाई दुनिया से शुरू होती है। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम रियो है, एक छोटे सुनसान घर के अंदर लेटे हुए दिखाई देता है। घर में कोई खास सामान नहीं होता, बस एक पुरानी सी टेबल होती है जिसके ऊपर 2 किताबें और एक तेज चाकू पड़ा है। रियो धीरे से उठता है और उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए घर से बाहर थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए निकल आता है। जैसे ही उसके पैर घर से बाहर पड़ते हैं, उसकी आंखें चारों तरफ फैल जाती हैं। जहां तक उसकी नजर जाती है, उसे सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं। और फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कुछ सोच के एक स्पेल बोलता है और तुरंत उसके हथेली पर जादू से पानी निकलने लगता है। लेकिन ये सब थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था, जब रियो ने अपने आप को एक सफेद और खाली जगह पर खड़ा हुआ पाया था। और उस अधूरी सी दुनिया में वो सोचता है कि ये जगह आखिर है क्या। तभी वहाँ एक फरिश्ता सामने आता है। वो फरिश्ता रियो के मन की बातें पढ़ सकता है और उसे तसल्ली देता है कि ये जगह कोई हेवन नहीं है। वो फरिश्ता खुश भी होता है कि कई सालों बाद कोई यहाँ आया है, लेकिन साथ ही उदास भी हो जाता है क्योंकि रियो अब जिंदा नहीं है। उसकी मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हो चुकी है। और रियो इस सच को तुरंत समझ जाता है और महसूस करता है कि अब उसे एक नया जन्म मिलने वाला है। रियो उस फरिश्ते को अपने मन में एक नाम देता है, माइकल। और फिर सोचता है और पूछता है कि अगली जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए। और माइकल मुस्कुराकर कहता है कि उससे वही रास्ता चूज करना चाहिए जिसमें वो वाकई में जीना चाहता हो। रियो हमेशा से एक शांत, सिंपल और आराम से भरी जिंदगी चाहता था। न लड़ाई झगड़े, न भारी जिम्मेदारी। माइकल उसे इस तरह का जीवन जीने की इजाजत देता है और तैयार करता है उसे एक नई दुनिया में भेजने के लिए, जिसका नाम है फाई। माइकल रियो को बताता है कि फाई की दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर पाते हैं, लेकिन रियो उन लकी लोगों में से एक है जिसे मैजिक की पावर मिलेगी। और क्योंकि उसने शांत और सिंपल लाइफ की इच्छा की थी, इसलिए उसकी सोल को सबसे परफेक्ट एलिमेंट मिलता है, जो कि वाटर होता है। माइकल रियो को रोंडो के गहरे जंगल में एक छोटे से घर के अंदर भेज देता है। घर एक मैजिकल बैरियर से सुरक्षित होता है ताकि कोई मॉन्स्टर रियो पर अटैक न कर सके। वहाँ पहले से ही 2 महीने का खाना एक बर्फ से बने स्टोरेज में रखा होता है। साथ ही माइकल ने 2 किताबें भी छोड़ रखी थीं, जो रियो को मैजिक और इस नए वर्ल्ड के बारे में नॉलेज देती हैं। इन्हीं किताबों को पढ़कर रियो सीखता है कि अपनी विल पावर से वो पानी को कहीं भी समन कर सकता है। शुरुआत में वो स्पेल बोलकर पानी बनाता है, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से ही वाटर मैजिक को कंट्रोल कर लेता है। और फिर एक दिन वो घर में रखे बाथटब को अपने वाटर मैजिक से भर देता है। उसे पता है कि ये पानी उसकी खुद की एनर्जी और बॉडी के अंदर से निकल रहा है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, इसलिए उसे अब पानी को गर्म करने का तरीका सोचना पड़ता है। वो सबसे पुरानी टेक्निक ट्राई करता है, लकड़ी रगड़कर आग जलाने की, मगर कितनी भी कोशिश करे, एक छोटी सी चिंगारी तक नहीं निकलती। थककर वो सोचता है शायद मैजिक से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी में सीखी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज करके वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग करता है और फिर अपने कंट्रोल से वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देता है। और उस बर्फ को एक लेंस की तरह यूज करके सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करता है और इससे वो एक छोटी सी आग जलाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और जब पानी गर्म हो जाता है, वो अपना लंबा सा रिलैक्सिंग बाथ लेता है, जो ठंड से रिलीफ भी देता है। इस प्रोसेस से उसका मन भी शांत हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे वाटर को बर्फ बनाया, वैसे ही शायद इसे सीधा हीट भी किया जा सकता है, लेकिन उस मैजिक को बाद में ट्राई करने का प्लान बनाता है। फिलहाल वो बस खाना खाता है। रात को डिनर करते वक्त उसे अंदाजा होता है कि उसका राशन जल्दी खत्म हो जाएगा। अब उसे हंटिंग पर निकलना होगा, लेकिन जंगल के अंदर जाना मतलब खतरा बुलाना, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स होते हैं और उसके पास बस एक छोटा सा चाकू होता है जो उसे माइकल ने दिया था। इसी वजह से उसे समझ आता है कि अब सर्वाइवल के लिए अटैक मैजिक सीखना जरूरी है। और अगली सुबह वो अपना पहला अटैक स्पेल ट्राई करता है, जिसका नाम वाटर बॉल होता है। वो उसे बनाकर एक पास के पेड़ की तरफ फेंकता है, लेकिन उससे पेड़ को कोई नुकसान ही नहीं होता। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, पर हार नहीं मानता। वो वाटर बॉल को एक तीर की तरह पतला और तेज बनाने की प्रैक्टिस करता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो एक नई टेक्निक मास्टर करता है, जिसका नाम होता है वाटर जेट। हालांकि अभी भी वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, फिर भी इसे वो अपनी पहली बड़ी अचीवमेंट मानता है। अगला दिन वो अपना आइस मैजिक इंप्रूव करने पर ध्यान देता है, क्योंकि अब तक उसका वाटर मैजिक फाइटिंग के लायक नहीं बना था। धीरे धीरे वो एक बर्फ का क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे दूर तक फेंकना मुश्किल लगता है। वाटर के कंपैरिजन में आइस को एक डायरेक्शन में शूट करना काफी मुश्किल था। फिर भी
कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद वो एक साथ कई आइस क्रिस्टल्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर्ली कंट्रोल करना और वेपन की तरह यूज करना अभी उसके कंट्रोल से बाहर था। और धीरे धीरे कई दिनों की हार्ड ट्रेनिंग के बाद वो क्रिस्टल्स काफी तेजी से जनरेट करने लगता है, लेकिन अभी भी उन्हें इफेक्टिव वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन टाइम कम होने की वजह से अब उसे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना पड़ता है। वो आइस क्रिस्टल्स को भाले की नोक की तरह यूज करने का सोचता है और जंगल की तरफ निकलते वक्त वो एक नदी के पास पहुंचता है जहां उसे क्वार्ट्स मिलता है। ये देखकर उसे सुकून मिलता है, क्योंकि अगर कभी उसका माना खत्म भी हो जाए तो क्वार्ट्स की मदद से वो आग जला पाएगा। उसके बाद वो कुछ हर्ब्स इकट्ठा करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है जिसका नाम है लेसर बॉवर। वो रियो को एक कमजोर शिकार समझकर उस पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर उस पर झपटता है और रियो का डर इतना बढ़ जाता है कि उसकी टांगे जम जाती हैं। वो हिल तक नहीं पाता और एक पल के लिए लगता है कि उसकी नई जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अंतिम पल में मरने का ख्याल उसे जंप करने के लिए मजबूर करता है। इस बार वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन से मैजिक यूज करता है। वो जमीन को बर्फ में बदल देता है, जिससे मॉन्स्टर फिसल कर गिर जाता है और तुरंत रियो आइस स्पाइक्स बनाकर उस मॉन्स्टर पर फेंकता है। वो स्पाइक्स उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। ये घटना साबित कर देती है कि जरूरत पड़ने पर इंसान अपनी लिमिट्स तोड़कर कुछ भी कर सकता है। रियो ने मजबूरी में अपने मैजिक का बेस्ट यूज किया। ये उसकी पहली जीत थी, पर उसे पता था कि वो अभी भी एक ट्रू मेज बनने से काफी दूर है। वो वापस अपने घर में लौटकर मॉन्स्टर कंपेंडियम नाम की किताब उठाता है और मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है और जल्द ही समझ जाता है कि लेसर बावर तो मॉन्स्टर्स में सबसे वीक कैटेगरी का है। किताब में लिखी नॉलेज से उसे ये क्लियर हो जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो आने वाले खतरों को पहले से पहचानना सीखना होगा। वो किताब के अगले पेज पर जाता है जहाँ ड्रैगन का जिक्र था। पूरी किताब सिर्फ एक ही एडवाइस देती है, अगर कभी ड्रैगन दिखे तो जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाना, क्योंकि ड्रैगन के सामने बचने का और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। और इसके बाद वो किताब के अगले पेज को पलटता है जहां एक डेंजरस मॉन्स्टर अकुमा के बारे में लिखा होता है, लेकिन इस बार किताब कुछ अलग ही चीज बताती है। लिखा होता है कि इस मॉन्स्टर के सामने भागने की भी जरूरत नहीं है, बस दुआ करो कि कभी आपकी जिंदगी में आप इसका सामना न करो। और ये पढ़ के रियो काफी ज्यादा डर जाता है। किताब में उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन रियो फिर भी डरते हुए वो पढ़ना जारी रखता है। और ऑब्वियस था कि लास्ट हंटिंग वाली इंसिडेंट के बाद रियो अंदर से काफी डरा हुआ था, लेकिन सच बात यह है कि ये लड़का कभी भी चार दीवारी में बंद रह ही नहीं सकता। और इसीलिए अगली सुबह रियो अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दिन की शुरुआत उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिसमें रसीले और ताजे फल लटक रहे होते हैं। जैसे ही वो एक फल तोड़कर उसका स्वाद लेता है, उसे लगता है जैसे कल का पूरा टेंशन और डर इसे एक बाइट ने मिटा दिया हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ये मोमेंट उसके लिए जिंदगी का सबसे शांत और सुकून देने वाला पल था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक आसमान से एक असैसिन हॉक तेज रफ्तार से उस पर अटैक करता है और रियो को जमीन पर गिरा देता है। रियो महसूस करता है कि ये हॉक उस पर बहुत भारी पड़ रहा है। हॉक हवा के मैजिक का यूज करता है जो नजर भी नहीं आता। इस वजह से ना रियो उसके अटैक को देख पाता है और ना ही सही तरह से उसे रोक पाता है। उसे किताब में लिखी वो बात याद आती है, अगर लड़ाई में हार पक्की हो तो भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि एक परिंदे से बच के तेज भागना इंसान के लिए नामुमकिन है। और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर वो डिसाइड करता है कि भागने के बजाय उससे लड़ना पड़ेगा और वो अपने आइस मैजिक का यूज करके हॉक को ट्रैप करने की कोशिश करता है। कुछ पलों के लिए लगता है जैसे वो हॉक मर गया हो। रियो उसके पास जाता है, पर तभी हॉक बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है, लेकिन अब उसकी एक आंख घायल हो चुकी होती है। वो हॉक जब ये देखता है कि रियो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो वो एक जोर की चिंगाड़ मारकर वहां से उड़ जाता है। रियो थककर जमीन पर गिर पड़ता है और कहने लगता है, ये आसान जिंदगी तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो रास्ते से भटक चुका है। हॉक से भागते वक्त वो इतनी तेजी से भागा था कि अब उसे ये तक नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है। जंगल में रास्ता ढूंढते वक्त उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, एक ऐसा प्राणी जिसके गले से धुआं निकल रहा होता है और उसका सिर ही गायब होता है। ये असल में दुल्हन होता है जो अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। रियो घबरा जाता है, लेकिन खुद को शांत रखते हुए किसी तरह वापस अपने घर तक पहुंच जाता है। समय धीरे धीरे गुजरता है और रियो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है। वो अपने मैजिक में लगातार सुधार करता है। जंगल में मॉन्स्टर से लड़ते हुए, मछली पकड़ते हुए वो अपने आइस मैजिक को इतना तेज बना लेता है कि अब उसकी बर्फ एक पहाड़ तक को काट सकती थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे उसे इस नई जिंदगी की आदत सी हो जाती है। हालांकि एक मिस्टीरियस हैबिट भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। हर रात वो वापस उसी जगह जाता जहाँ उसने दुल्हन को देखा था। वो उससे लड़ने की कोशिश करता, और ऐसा वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि
क्योंकि वो जीतना चाहता हो, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि हर हार के बाद वो और भी स्ट्रांग बन रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दुल्हन है कौन और क्यों है, क्योंकि किताब में इस प्राणी का कहीं भी जिक्र नहीं था। मतलब या तो दुल्हन एक मॉन्स्टर नहीं है या फिर किताब में उसके बारे में लिखा ही नहीं गया है। एक और अनसक्सेसफुल लड़ाई के बाद रियो महसूस करता है कि शायद वो हर बार वापस इसलिए जाता है क्योंकि दुल्हन उसे स्ट्रांग बनाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गुरु अपने शिष्य को बार बार हरा कर उसे सिखाता है। एक दिन वो देखता है कि दुल्हन एक बर्फ की तलवार बना रहा है। तलवार पूरी तरह से आइस से बनी होती है, लेकिन इतनी सॉलिड कि किसी भी असली तलवार को टक्कर दे सके। दुल्हन चुपचाप वो तलवार रियो की तरफ बढ़ा देता है। रियो बिना कोई सवाल किए उससे ले लेता है और उसी पल दुल्हन शांतिपूर्ण तरीके से अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद के कुछ दिन काफी शांति से बीतते हैं। रियो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करता है, शिकार करता है, खाना बनाता है और हर दिन वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपने अभ्यास में लीन होता है, अचानक से वो उसी हॉक को सामने देखता है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो बिल्कुल काला हो चुका था और बहुत बड़ा दिख रहा था और उसकी एक आंख भी गायब थी। रियो तुरंत समझ जाता है कि ये वही हॉक है जिससे वो पहले लड़ा था और अब वो काफी बड़ा हो चुका है। वो हॉक पूरी ताकत से उसकी तरफ अटैक करता है। रियो तुरंत 5 बर्फ की दीवार बनाता है, लेकिन हॉक उन्हें ऐसे तोड़ता है जैसे वो कागज की दीवार हो। फिर वो 10 बर्फ की दीवार बनाता है, लेकिन हॉक उन्हें भी चीर कर निकल जाता है। इसके बाद रियो अपना स्पेशल अटैक आइस लॉन्चर यूज करता है, जो एक तेज और घातक बर्फ का भाला था, लेकिन हॉक उससे भी चीर कर पार हो जाता है। और इसी बीच रियो के हाथ से उसका सहारा, जो एक लकड़ी का डंडा था, वो भी गिर जाता है। वो झुककर उसे उठाने ही वाला होता है कि उसकी नजर पास रखी तलवार पर जाती है। वो बर्फ की तलवार जो दुल्हन ने उसे दी थी। रियो तुरंत उसे उठाता है और हॉक पर एक जबरदस्त वार करता है और उस बर्फ की तलवार का वार उस पे असर करता है और हॉक पीछे हट जाता है और उसकी रफ्तार भी धीमी हो जाती है। लेकिन वो अपनी आखिरी ताकत जोड़कर एक बार फिर से रियो की तरफ झपटता है, लेकिन इस बार रियो उसकी डायरेक्शन और स्पीड को अच्छी तरह समझ लेता है और जैसे ही वो करीब आता है, रियो पूरी ताकत से तलवार चलाता है। तलवार हॉक के शरीर को चीर कर सीधा पार निकल जाती है। हॉक जमीन पर गिर जाता है। रियो उसके पास जाता है। उसे पता होता है कि ये वही बाज है जिसने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली थी और अब वो हॉक मर चुका होता है। लेकिन रियो उससे गुस्से से नहीं बल्कि इज्जत से देखता है। उसे लगता है कि हॉक बदला लेने नहीं बल्कि एक चुनौती देने आया था और उसी चुनौती ने रियो को मजबूत बनाया है। रियो अपना सर झुकाता है और उसे अंतिम विदाई देता है और उसकी जान इज्जत से खत्म करता है अपने हाथों से। वो तलवार निकालता है और हॉक की सांसें थम जाती हैं और रियो जाने ही लगता है वहाँ से। तभी उसे एक भारी और बड़े प्राणी के होने का एहसास होता है। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय ड्रैगन निकलता है और सीधा रियो के पास आता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि ड्रैगन रियो से बात करता है। वो सीधा उसके दिमाग में टेलीपैथी के जरिए बोल रहा होता है। ये देखकर रियो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि वो ड्रैगन की आवाज सुन सकता है। ड्रैगन भी खुश होता है क्योंकि वो कई सालों बाद किसी इंसान के साथ अपनी टेलीपैथी शेयर कर पा रहा था। ड्रैगन रियो से पूछता है कि क्या उसने कहीं पर कोई विकसित हॉक देखा है क्या। रियो जवाब देता है कि हाँ, उसने देखा है और अब वो उसे मार चुका है। ड्रैगन ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है। वो पूछता है कि ये काम एक इंसान कैसे इतने बड़े क्रीचर को हरा सकता है। रियो उसे अपनी तलवार दिखाता है। ड्रैगन तलवार देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये तलवार फेरी किंग की है। वो बड़ी हैरानी से पूछता है कि रियो ने ऐसा क्या किया कि उसे फेरी किंग ने ये तलवार दे दी। लेकिन ये बात तो रियो खुद भी नहीं जानता कि ये तलवार उसे कैसे मिल गई। वो बस इतना कह पाता है कि ये तलवार उसे एक मिस्टीरियस क्रीचर दुल्हन ने दी थी। ड्रैगन कुछ पल के लिए शांत रहता है, फिर गहराई से सांस लेता है और पूछता है, क्या तुम जानते हो कि ये तलवार किस प्रकार की शक्ति के लिए है। रियो अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। और फिर रियो भी ड्रैगन से एक सवाल करता है, तुम कौन हो, ये दुनिया कैसी है और क्या और भी खतरे उसके रास्ते में खड़े हैं। दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं, जैसे पुराने वॉरियर्स एक आग के पास बैठे अपनी कहानियां शेयर कर रहे हों। आखिर में ड्रैगन कहता है कि अब उसे निकलना होगा। उड़ने से पहले वो अपना नाम बताता है, लुएन। रियो मुस्कुराकर बोलता है, मेरा नाम रियो है। वहीं से उन दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच की दोस्ती का बंधन, जो अपनी अपनी खोई दुनिया में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। रियो अपनी नए जन्म की जिंदगी में वाकई मजे में था, इतना कि उसे पुनर्जन्म देने वाले फरिश्ते को फिर से उसकी स्लैब चेक करनी पड़ती है। तभी उसे एक छुपी हुई बात का एहसास होता है जो पहले मिस हो गई थी। दरअसल रियो के पास इस नए जगत में एक हिडन शक्ति है जो फरिश्ता पहले देख नहीं पाया था, क्योंकि पिछली बार जिस इंसान को भेजा गया था उसके पास ये पावर नहीं थी और ये शक्ति थी हमेशा यंग रहने की। मतलब अब रियो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और असली सवाल अब ये था कि रियो इस पावर का यूज कैसे करेगा और इसका मतलब उसकी लाइफ के लिए क्या होगा। और ये सवाल फ्यूचर के लिए अनेक
अनेक सीक्रेट्स और पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।